जानिया कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़दा। तू मिले एक बार मर के भी साथ नहीं छोड़ना तेरे बिन। तो ये सर आपका फर्स्ट ऑडिशन था या इससे पहले भी आपने किसी रियलिटी शोज में आपने ऑडिशंस दिए? मैं 5 साल की उम्र से ही म्यूजिक के पीछे ऐसा पड़ा हुआ हूँ। मैंने ढोलक बजाना शुरू कर दिया था 5 साल की उम्र। और मुझे कई बार मन में ऐसा ख्याल आया, अकेले टेंशन में भी आ गया था कि यार मैं शायद इसमें कभी पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा रियलिटी शो में। तब वो क्या एक एम था कि स्टार्टिंग से सिंगर बनना है या मतलब कोई और माइंडसेट भी था साथ में? तो मैंने यही 11 साल संघर्ष किया 2009 से पूरा 2021 तक। मैंने ये ठान लिया था कि मुझे अपने बड़े भैया का सपना साकार करना है। कोई जो प्रोफेशन होता है या तो हम उसमें बाय चांस जाते हैं या बाय चॉइस जाते हैं, तो मुझे आपकी जर्नी से ये लग रहा है कि आप बाय चॉइस उसमें गए हैं। लक्ष्य अगर मेरा ठान के रखा है, कभी टीम सेलेक्ट होऊंगा तो मैं वहीं ही बड़ा पाव खाऊंगा। तो राम जी ने वो कृपा करी, शंकर जी ने कहा तू अगर अच्छा गाएगा तो ये इतने सारे बड़ा पाव खिलाऊंगा। मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है आज, ये पूरे बड़ा पाव खा के दिखाऊंगा। इस सारे गामा में जो भी आपके साथ डुएट परफॉर्मेंस देता था, जो भी डुओ जो आपके साथ करता था, ये जो आपके साथ रुकता भी था, तो ऐसा मतलब ऐसे रूमर्स हो गए थे या मतलब ऐसा था कि वो एलिमिनेट हो जाता था? सबसे पहले राजू ने गाया तो राजू आउट हो गया, फरहान साबिर भी आउट हो गया। इतने अच्छे सिंगर जो मेरे साथ डुएट गा ले, फिर हमारे सब कलाकारों में डर फैल गया कि यार साला इसके साथ गाओ कहीं छुट्टी ना हो जाए, हमारे संघर्ष की बात ना लग जाए। ऐसी पर्सनालिटीज आज वो सॉफ्टवेयर में गाती हैं और उनके आवाज को इस तरह दिखा दिया जाता है कि बहुत सुरीली आवाज है। जी, ऑटो ट्यून पहले नहीं होता था जी, शौक पूरा करने वाली बात है। और वो गायकी किस चीज़ की जो आप एक माइक पे गा रहे हो और वो निखर के उसको कंप्यूटर से सही करके गा जाए। अगर गायकी वो चीज़ होती है जो सामने बैठ के गाई जाए, वो बिना सुर लिए गाए। शरद जी, अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होते? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड ओपिनियन रख रखा था कुछ? सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं हूं कुलदीप मान। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल देसी टॉक्स। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गौरव शर्मा और आज देसी टॉक्स में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिनकी स्किल बोलती है, जिनकी विल बोलती है। ऐसी शख्सियत जिनकी शख्स से शख्सियत बनने की जो कहानी है, जो आज हम अपनी जुबानी और उनकी जुबानी आज हम सुनेंगे। और मैं दर्शकों को, हमारे दर्शकों को, देसी टॉक्स के दर्शकों को और हमारे जो मेहमान हैं उन सभी के फैंस को बताना चाहूँगा कि आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो हैं शरद शर्मा जी। ऐसे संगीतकार जिन्होंने ना केवल अपने प्रदेश में अपितु देश में और विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई और सारे गामा से हम सब ने उनको उन बुलंदियों पर देखा है जहां तक पहुंचने के लिए हर एक छोटे गांव का, एक छोटे शहर के लोग सपने देखा करते हैं। सर, शरद सर, आपका स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम गौरव जी। और सर आपका मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ, आपने मुझे इस आयोजन में बुलाया है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं म्यूज़िक का सेवक हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि म्यूज़िक किस्मत वालों को मिलता है। तो मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और जय श्री राम। जय श्री राम। शरद जी, आपने इतना टाइम दिया हमारा, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहता हूँ शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? मेरी शुरुआत म्यूज़िक के लिए ही हुई है, मतलब मैं पैदा ही म्यूज़िक के लिए हुआ हूँ। और ऐसा सभी लोग बोलते हैं, शायद मेरे में अंदर ये सब गुण राम जी ने दिया है ये। और मैं 5 साल की उम्र से ही म्यूज़िक के पीछे ऐसे पड़ा हुआ हूँ। मैंने ढोलक बजाना शुरू कर दिया था 5 साल की उम्र में। 5 साल की उम्र से ढोलक बजाया और मेरे म्यूज़िक पकड़ाने के मार्ग में, मतलब हमारे घर में म्यूज़िक लाने वाले हमारे परम पूज्य बड़े भैया हैं जो कि मेरे पहले गुरु हैं, जिनसे हमारे घर में म्यूज़िक प्रवेश हुआ है। और वो उनको मैं नाम लेना चाहूँगा, राष्ट्रीय संत डॉक्टर अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी। तो उनने मुझे ये म्यूज़िक का मार्ग दिया है। तो उनके साथ मैं ढोलक बजाना प्ले किया और ये सब तबला, हारमोनियम, और धीरे धीरे करते करते मेरा मतलब खिलौना ही म्यूज़िक हो गया।
मैंने कीबोर्ड बजाया, फिर मैंने बैंजो देख लिया तो बैंजो बजाया। तो ऐसा मेरा म्यूज़िक का संघर्ष ये 5 साल की उम्र से चला आ रहा है। बहुत बढ़िया। और रहा बात सिंगिंग का, तो मैं उनके ही एक फंक्शन में छत्तीसगढ़ गया था जी। छत्तीसगढ़ में राम कथा चल रही थी बड़े भैया की, तो वहाँ पे राम जी की कुछ अलग ही कृपा हुई कि मैं ढोलक बजाते बजाते मेरे अंदर ख्याल आया कि अब तो गाना चाहिए। गाने से बड़ा घबराता था मैं, शर्म आती थी बहुत, मतलब कोई सुन ना ले मुझे, मतलब बहुत अंदर डर सा लगता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग ही प्रेरणा हुई राम जी की। रायपुर वो जगह है, रात को 11:30 बजे सारे लोग सो रहे थे, हमारे जो मार्गदर्शन में लोग थे, मैं अकेला ढोलक बजाने वहाँ सुंदरकांड में ढोलक बजा रहा था। तो मैंने एक गणेश वंदना वहाँ पे गाई। हमारे बड़े भैया को एहसास हो गया कि यार ये आवाज़ तो 100% शरद की है। रात को 12 बजे वो उठ के आए और उन्होंने ढोलक बजाई, मैंने 3 भजन और गाए। जब से ये म्यूज़िक का सिलसिला मेरा चालू हो गया गाने का, तो दूसरे दिन उन्होंने बोला कि तू जैसा गा रहा है ना, आजकल जो टीवी पे छोटे छोटे बच्चे गाते हैं, उस प्रकार से तेरे आवाज़ में वो चीज़ है, तुझे भगवान ने ये कृपा करी है कि तेरे अंदर वो मुर्कियाँ हैं, गॉड गिफ्टेड सिंगिंग है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ टीवी में जाने के लिए? कह रहे तू एक काम कर, आज से ही तैयारी शुरू कर दे। उन्होंने फिर मुझे कैसेट सुनाई, मोबाइल में सब होता नहीं था, तो कैसेट लगा के लैपटॉप में सुनाई कि ये गाने सुन। मास्टर सलीम जी को सुनाया उन्होंने मुझे। तो उस्ताद जी ने आज युवाओं में करोड़ों नहीं अरबों लोग जो युवा हैं हमारे भारत देश के, वो सब उस्ताद मास्टर सलीम जी की बहुत बड़ी कृपा है उनके ऊपर, क्योंकि उनकी गायकी को लेके बहुत सारे लोग अप्रिशिएट हुए हैं। तो मुझे उनकी गमा बारा चरखा सुनाया, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का सांवरे सुनाया। तो वो चीज़ मैं जैसा सुन रहा था वैसे उनको सुनाता जा रहा था। वो कहने लगे यार तू अब मेरा सपना एक पूरा करेगा, तू सारे गामा पा में जा। अहमद ब्रजवासी जी उस टाइम पे विन हुए थे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब की बार मुझे जाना चाहिए। तो लिटिल चैम्प्स में मेरी तैयारी को मात्र 1 महीना 2 महीने ही हुए थे, और उसके बाद ये मान लीजिए आपकी मैं लाखों लोगों के ऑडिशन देख के लास्ट 30 तक पहुंच गया था। तो ये सर आपका फर्स्ट ऑडिशन था या इससे पहले भी आपने किसी रियलिटी शो टाइम में था। आपने ऑडिशंस दिए थे? मैं आपको बता रहा हूँ, सारे गामा पा मेरा एक लक्ष्य था। तो 2010 के सारे गामा पा लिटिल चैम्प्स में मैं गया था, जिसमें सलमान अली जी, अजमत हुसैन विन हुआ था, जी नितिन कुमार, जी। हम लोग सब साथ में ऑडिशन दिए। और मैं इतना आगे नहीं जा पाया, मैं मेगा ऑडिशन में आउट हो गया था लास्ट 30 में जाके। पर वहां तक सर पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात वो होती सब है। कृपा थी राम जी की। उस समय भी मैंने वड़ा पाव खाया था। वो बहुत फेमस हुआ था, मैं उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे आपसे। जी। तो वो सिलसिला चलता गया। हार बहुत हुई जीवन में, और मुझे कई बार मन में ऐसा ख्याल आया, अकेले टेंशन में भी आ गया था कि यार मैं शायद इसमें कभी पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा रियलिटी शो में। एक्चुअली मैं ऐसे ही लास्ट 40 में आउट हो जाऊं, कभी 30 तक पहुंच जाऊं। तो मेरा सिलसिला ऐसा चला कि मैंने यार अब की बार नहीं जाना। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में मैंने इंडियन आइडल का लास्ट टाइम ऑडिशन दिया था, तो उसमें मैं आउट हो गया था लास्ट 40 में। फिर मन में ये ख्याल आया कि 2021 में मुझे फ़ोन तो आएगा, लेकिन मैं मना कर दूंगा, अब की बार मुझे जाना ही नहीं है। ठान ली थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पूज्य नाना जी महाराज, हमारे सतगुरुदेव सरकार, शमशाबाद में हमारा एक आश्रम है हमारे नाना जी का, रामदेव बाबा मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर है। तो उनके ऊपर विशेष कृपा है बाबा साहब की। तो वो जिससे वो कह देते हैं, उन्होंने मुझे 10 साल पहले एक बात बोली थी, कह लगे तू जीवन में लक्ष्य के पीछे भागना मत छोड़, लक्ष्य को एक बार पकड़ ले कि हमें ये मंजिल तक पहुंचना है। कई बार आपको वो लक्ष्य गिराएगा भी नीचे, आपकी परीक्षा लेगा, लेकिन वो लक्ष्य पे अगर आप खड़े रहे तो आपकी जीत। बहुत अच्छा सर उन्होंने मैसेज दिया, क्योंकि कोई जो प्रोफेशन होता है, या तो हम उसमें बाय चांस जाते हैं या बाय चॉइस जाते हैं। तो मुझे आपकी जर्नी से ये लग रहा है कि आप बाय चॉइस उसमें गए हैं, और प्रॉपर आपको ब्लेसिंग्स और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप गए। तो मैंने कहा नाना जी, आप इतने दुनिया के लोगों को भला करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, आपके लिए तो बहुत आम बात है कि ले बेटा आशीर्वाद, तू तो पहुंच गया। हर बार उनका एक ही चीज़ आशीर्वाद मिलता था कि यार तेरे अंदर कोई ना कोई कमी होगी जब भी तू आउट हो रहा है। तो उस प्रकार से अगर वो मैं लक्ष्य पे नहीं टिका होता और मेहनत नहीं करता या गानों को प्रिपेयर नहीं करता, तो शायद मेरा ऑडिशन कभी नहीं हो पाता। वो लक्ष्य मैंने बनाया तो वो प्रिपरेशन बढ़ती रही म्यूज़िक को लेके। तो 2021 के सारे गाँव में उन्होंने आशीर्वाद दिए कि अब की बार तू जा। तो मैंने कहा चाह रहा हूँ अब की बार। लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो नाना जी से आशीर्वाद लिया, गया, और फिर मैं 30 तक पहुँच गया। 30 तक का तो संदेश बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो जजेस राउंड हुआ, जजेस राउंड में जो मैंने गाना गाया, उसके बाद मात्र आलाप ही ख़त्म हुआ था, हमारे जूरी ने 100
पूरा कंप्लीट कर दिया था स्कोर। जजेस लोग, पूरी ऑडियंस जो बैठी थी, सब वंस मोर वो गाना मैं गाना चाहूंगा थोड़ा सा 2 लाइन। सर हम आपसे गुजारिश ही करना चाह रहे थे कि आप हमें प्लीज हमारे वो दर्शक गाने ने मुझे एक अलग जिंदगी दी है। वो गाना ये है, जानिया कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़दा, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना वे, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना हो, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना वे, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। क्या बात है सर, ये विशेष कृपा सर आपके ऊपर माता सरस्वती की है, आपके कंठ पर। और सर जिस तरह से आपका प्रोफेशन है, और उसमें मैंने ऐसा सुना है कि कुछ लोग सर रिदमिस्ट होते हैं, कुछ वोकलिस्ट होते हैं, ये अपने आप में एक कला में संपूर्ण होना भी बहुत बड़ी बात होती है। और ये अति विशेष कृपा, जैसे मैंने बताया कि ठाकुर जी की, राम जी की आपके ऊपर है कि आप वोकलिस्ट भी हैं, रिदमिस्ट भी हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स भी आप बहुत सारे प्ले करते हैं। मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट है गौरव सर जी ढोलक, तबला। और हमारे गुरुजी जो हैं उन्होंने यही चीज़ सिखाई है कि म्यूजिक में थोड़ा सुर में अगर गति कम होगा वो चल जाता है, लेकिन बेताला कभी नहीं सुधर सकता, बेताला कभी सुर में आएगा ना। तो एक चीज़ उन्होंने यही बताई थी कि जो अच्छा तबला ढोलक जिनको नॉलेज होता है, जो ताल के पक्के होते हैं, उनको गाने में बड़ा अच्छा लगता है। वो गवैये आप देखो ना, उस्ताद गुलाम अली खान साहब गज़ल गायक जो हैं, वो खुद तबला प्लेयर रहे, उस्मान मीर साहब उन्होंने खुद तबला बजाया, हरिहरन साहब, उन सबको, इनको ताल का नॉलेज बहुत है। जब भी ये लयकारी कर सकते हैं या उनके अंदर एक बीट चलती है, तो ये मुझे सौभाग्य मिला है राम जी की कृपा से कि मैंने भी इंस्ट्रूमेंट प्ले किए हैं। और मुझे म्यूजिशियन से बहुत प्रेम है। सारेगामा की जर्नी में क्या है, मुझे म्यूजिशियन से बहुत स्नेह था और बहुत आशीर्वाद। आदरणीय गिरीश विश्वा सर, और उनके में पैर छूता था और उसके बाद ही परफॉर्मेंस करता था, वो मेरे पिता जैसे हैं। और उसके बाद क्या है कि जैसे मैंने जयकारा लगाया राम जी का, जय श्री राम चल रहा है, पूरे साइड पे एक अलग माहौल हो गया था। और खाने पीने का सिलसिला तो आप जानते हैं, बहुत शौकीन है खाने पीने का। तो बड़ा पाव का बड़ा सीन चल रहा था। बड़ा पाव पूरी दुनिया में, अगर मुझे किसी को नाम पता नहीं है तो वो कहता है भैया बड़ा पाव वाले, बड़ा पाव। तो बड़ा पाव आपके सामने सर वो ऑफर भी किया था, हमने देखा था शो में आपके लिए स्पेशल लेकर आए थे। एक्चुअली क्या ना गौरव जी, मैं मुंबई जाता था, लेकिन मुंबई का एक डिश बड़ा सुना था यार, बड़ा पाव यहाँ पे बहुत फेमस है। तो मैंने कहा यार ये लक्ष्य अगर मेरा ठान के रखा है, कभी टीवी सेलेक्ट होऊंगा तो मैं वहीं बड़ा पाव खाऊंगा। तो राम जी ने वो कृपा करी, शंकर जी ने कहा तो अगर अच्छा गाएगा तो ये इतने सारे बड़ा पाव खिलाऊंगा। तो इतनी खुशी बढ़ गई थी मेरे अंदर कि मैं ऐसा लगा था पूरे बड़ा पाव खा जाऊँ, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती पद्म श्री शंकर महादेवन जी स्टेज पे आके अगर आपको मेडल पहना रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस खत्म होने से पहले ही मुझे सिलेक्ट कर दिया, तो ये मेरे लिए तो सपना जैसा लग रहा था। और ये कहते हैं ना, जब जहाँ पर कृपा राम की हो तहाँ पर कृपा करे। राम जी की कृपा जब होती है तो सब सपना जैसा लगने लगता है, और भगवान की कृपा तो ऐसी ही होती है जो जन्नत से कम नहीं होती है। सर जब आपने स्टार्ट किया था, जब सिंगिंग आपने लगा कि भाई जब बचपन में रहा होगा, तब वो क्या एक एम था कि स्टार्टिंग से सिंगर बनना है, या मतलब कोई और माइंड सेट भी था साथ में कि भाई मैं इतने घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पता था कि भाई इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके साथ अचीव हो ना हो, तो एक डाउट था, या आज इस टाइम में दौर में कि क्या मेहनत करी है ताकि आप यहाँ पे पहुँचो, इस लेवल पे इतने बड़े बड़े शोज कर रहे हैं आज के दिन आप? मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि एक्चुअली है ना, म्यूज़िक बड़ी मुश्किल चीज़ है। आज की युवा पीढ़ी को मैं बताना चाहूँगा, आजकल म्यूज़िक थोड़ा सा लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। म्यूज़िक, हमारे गुरुजन बताते हैं कि म्यूज़िक बड़ी डीपली चीज़ होती है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, चाहे तबला में चले जाओ या ढोलक में चले जाओ या आप सिंगिंग की लाइन में चले जाओ, तो हर एक गाना सुनने में सरल लगेगा, लेकिन अगर आप उस गाने को डिटेलिंग समझोगे तो वो गाना इतना कठिन हो जाता है कि अपन को लगता है यार ये तो बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा इसको, एक एक जगह पे कहाँ सांस ली है, कहाँ एक्सप्रेशन कैसा है, कहाँ वर्ड का एक्सप्रेशन कैसा है। तो बहुत मुश्किल चीज़ है म्यूज़िक। और आजकल के युवाओं को, मेरे छोटे भाई बहन जो सब गा रहे हैं, मैं उनसे बस यही संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि वो इतनी मेहनत करें, इतना अच्छा अपने कानों से सुने जिससे वो परफेक्ट निकले, और ताकि वो सबके दिल पे राज करे। सुनना पहले जरूरी है, उसके बाद हाँ। और म्यूजिक को प्लीज मजाक ना समझे, म्यूजिक बहुत मुश्किल चीज़ है। उसको समझ के, उसको सीख के प्रेजेंट करें, डेफिनेटली आपके जीवन में तरक्कियाँ हैं। और राम जी की, अपने इष्ट की, जैसे आप कोई भी कृष्ण जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, अपने इष्ट की सदैव सेवा करें। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे सिंगर बड़ा बनना है, मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है। और जब आदमी अपने अंदर, अपने मन में ठान ले इस चीज़ को, वो किसी से शेयर ना करे,
जब तक उसका संघर्ष चल रहा है। मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है, बस अपने अंदर एक ही जवाब रखना चाहिए कि मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है। तो मैंने यही 11 साल संघर्ष किया 2009 से पूरा 2021 तक। मैंने ये ठान लिया था कि मुझे अपने बड़े भैया का सपना साकार करना है। मैं एक ना एक दिन टीवी में सिलेक्ट होऊंगा। और कई बार ठोकरें खाई, मैं बता रहा था आपको, जीवन में बहुत सारी, और जब तक ठोकरें नहीं खाता व्यक्ति, जब तक उस मुकाम पे पहुंचता भी नहीं। और हमेशा हर संघर्षशील व्यक्ति को यही आपने सुनते देखा होगा कि वो एक समय ऐसा आ जाता है कि वो हार मान जाता है। वो उसका अंत समय होता है कि यार अब मुझे हारना नहीं है। उसके बाद अगर वो संभल गया, या तो वो जिंदगी अपनी तबाह कर लेगा हार के, उसके बाद अगर और उसने स्ट्रांग बना दिया अपने आप को, तो डेफिनेटली उसको मंजिल उसकी मिल जाए। सर, हमारी डिक्शनरी में, इंडियन डिक्शनरी में हमारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि हारना एक शब्द ही नहीं है, या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं। तो आपने सर अपनी जर्नी में जीता भी है और सीखा भी है। तो मैं सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप बहुत सारे युवाओं के लिए, युवा जो पीढ़ी है उनके लिए आप इंस्पिरेशन है, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मैं सही बताऊं आपको, मैंने अपने बड़े भैया से बहुत कुछ सीखा है जी। मेरे जीवन को बदलने वाले बड़े भैया ही। मुझे जो चीज़ें सारेगामा शो में सीखने को मिली जी, जो मैं करता था घर में, वो मुझे और चीज़ के लिए टोकते थे कि भाई तू ऐसा मत कर, इसको ऐसा गा। तो कहते हैं घर में कोई अपना बताए तो जब उसको सीरियसली इतना नहीं लेते, लेकिन बाद में जब यही चीज़ें सुनने को मिली तो लगता है कि यार अपन कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, आज वो सब चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो मेरे बड़े भैया मेरे प्रथम गुरु हैं और उनसे मुझे बहुत कुछ सीख मिली। सर, आजकल की जर्नी में भाइयों की आपस में बनती नहीं है, बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहते हैं। आप राम जी के भक्त हैं, और तो मुझे लगता है कि राम परिवार से जो भाइयों का स्नेह जो वहाँ पे रामायण काल में था, वही आप अपने बड़े भाई को स्नेह देते हैं राम के रूप में। तो आपकी बातों से सर ये दर्शाता है। तो बहुत सर अच्छा लगा ये जानने के लिए, और मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी को मंजिल चाहिए। मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है, किस्मत भी अच्छी होना जरूरी है जी। लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ, अगर आप सच्चे मन से आप मेहनत करेंगे कोई भी चीज़ को लेके, आप एक चीज़ को पकड़ के करें, 17 चीज़ों के चक्कर में ना भटकें जी। आप अपना एक लक्ष्य बनाएं, उस लक्ष्य के पीछे आप मेहनत करें, तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और जितना हो सके सीखें, म्यूज़िक सीखना बहुत ज़रूरी है। और चलते फिरते अगर कोई ज्ञान दे रहा है तो उसको बुरा ना माने, अपने अंदर उसको कैच ना करें कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये अधिकतर नहीं, मैं 99% लोगों को बताऊंगा यही प्रॉब्लम होता है। अगर आप उनको कोई चीज़ के लिए टोक दो ना, तो उनको ऐसा लगता है यार मैंने ऐसी क्या गलती कर दी उनको। हालांकि जो आपको अपना मानता है, जो आपको आगे बढ़ते देखना चाहता है, वही तो आपको ये सब बोलेगा। और कुछ लोग तारीफ में अपना जीवन खराब कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा तारीफ अगर सहन कर ली कि यार मैं तो, अब तो उसके अंदर एक ये चीज़ आ जाती है कि यार इनफ है यार, अब तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, अब तो लोग तारीफ कर रहे हैं। तो ये कभी ना सोचें, तारीफ अच्छी चीज़ है, मिलना चाहिए, लेकिन उसको अपने अंदर तक यहाँ से सुन के यहाँ से छोड़ दें। अगर आपको जीवन में बहुत कुछ करना है, अगर आपको अपना जो चल रहा है उसको वहीं रोकना है, तो आप श्रवण करके अंदर बिठा लें उसको। क्योंकि जब तारीफ ज़्यादा अंदर पहुँच जाती है तो फिर वो बुरा लगने लगता है। कोई अगर टोक दे तो वो ये सोचते हैं मैं तो इतना अच्छा हूँ यार, मेरे सब तारीफ करते हैं, और एक आदमी ने बुरा बोल दिया। बिल्कुल, तो वो चीज़ है, कभी बुरा ना माने और हमेशा सीखने की भावना रखें। शरद जी, मेरा पर्सनल क्वेश्चन था एक, जिससे रोल मॉडल सबके होते हैं, हमारे भी रहे, आपके भी रहेंगे। बचपन में जिनको आप टीवी पे देखते थे, लगता था बड़े पर्दे पर मैं इनको देख के या मोटिवेट होते हो, या एक दिन ऐसा बनना मेरे को आप सोचते होगे, और फाइनली एक दिन वो आपके सामने आ जाते हैं। तो मैं वो फीलिंग जानना चाहूँगा कि वो फीलिंग क्या थी, वो इमोशंस क्या थे जब आपके रोल मॉडल्स आपके सामने थे और उनके सामने आप परफॉर्म कर रहे थे। वो इमोशंस में जानना चाह रहा हूँ। मैं आपको जीता जागता चमत्कार बताऊंगा। मेरे साथ एक विशेष कृपा राम जी की जुड़ी है, ये बात तो सही है। मैं मतलब सारेगामा में जब कोई भी गेस्ट आते थे, एक अलग ही एनर्जी उस दिन मेरे साथ चलती थी। बस एक बार नाना जी को आशीर्वाद ले लिए, नाना जी आशीर्वाद दो, परफॉर्मेंस है आज। शुरुआत में मुझे बहुत कष्ट भी होता था मैं गाने प्रिपेयर करने में, और क्योंकि गाना सुनना और गाना सुन के एकदम गा देना वो गाना नहीं होता। गाना की डिटेलिंग्स आना बहुत ज़रूरी है। रफ़ी साहब के गाने अगर आ गए तो फिर पूरा टेक्सचर वही चाहिए, वॉइस का इमोशन, पूरे एक्सप्रेशन गाने में। रफ़ी साहब ने कैसे दूर को दूर ये सब बताया है, आप डायरेक्ट दूर को ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन ही उनकी जान है। अगर इतने बड़े महान सिंगर रहे हैं रफ़ी साहब, आदरणीय लता जी दीदी, तो उन्होंने क्या किया है, लता माँ वगैरह इन लोगों ने, कि इनको इन्होंने सिखाया है
पर्दे पे ऑडियो स्टूडियो में फिल्म कैसे दिखानी है। बहुत बड़ी बात है कि MP3 गाना सुन के लोगों को हीरो देख जाते थे कि ये कैसे भाग रहा होगा कैसे, तो ये कितनी बड़ी बात है। माइक पे एक्टर बनना उन्होंने सिखाया है कि आप एक्सप्रेशन कैसे होते हैं बोलने के। तो युवाओं को ये चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती हैं, ये सबसे कठिन चीज़ है, और इसको अगर प्रिपेयर कर लिया तो आप दुनिया में कहीं भी आप हार नहीं मान सकते। सर आजकल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत हजारों एग्जाम्पल्स हैं। एक पर्टिकुलर स्टारडम मिलने के बाद लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और ये हर इंडस्ट्री में है और स्पेशली बॉलीवुड इंडस्ट्री में है। और उस स्टारडम को मेंटेन करने के लिए भी बाद में मतलब उसके बाद क्लासेस लेते हैं, मेडिटेशन की, योगा की, काउंसलिंग सेशंस, साइकेट्रिस्ट के पास जाना। बट जमीनी स्तर पर जैसे आप बता रहे हैं कि तारीफ हर किसी से डाइजेस्ट नहीं होती। आप लोग डेली शोज करते हैं सर, और कितने सारे मतलब हजारों लोगों की सर ऑडियंस की आपको वाह वाह मिलती है। आप उस चीज को सर कैसे डाइजेस्ट करते हैं, और आप उस चीज को किस प्रकार लेते हैं उनकी ब्लेसिंग्स को? हमारी ज़िंदगी ऐसी है ना, हम किसी के परमानेंट मीत नहीं। हमें आज अलग, कल अलग, कल अलग, कल अलग। हमको एक, मैं अपना बता सकता हूँ एक्सपीरियंस, मुझे बहुत खुशी होती है कोई अनजान व्यक्ति से मिलना और कोई फैन से मिलना। मेरे अंदर वो भले ही तारीफ करें चाहे कुछ भी करें, मैं तो मैं मानता हूँ कि ये सब राम जी की कृपा से प्रसाद मिल रहा है मुझे। मैं उसको ऐसे पचाता हूँ, तारीफ करो चाहे कुछ भी करो। अगर वो व्यक्ति भी अगर मुझसे ये कहता है कि शरद भाई आपने थोड़ा सा यहाँ पे गलती किया, तो मैं उस व्यक्ति को गले लगाना चाहूँगा कि यार उसने कितनी अच्छी बात कही, ये सच्चा मेरा फैन। ये एक्चुअली हर चीज़ में मतलब रियल बता रहे हो। बिल्कुल रियल है। तो आजकल क्या है, युवा पीढ़ी में जरा सी तरक्की मिल जाए या जरा सी ऊंचाई मिल जाए तो व्यक्ति अपना करियर ही चेंज कर देता है। वो हो सकता है अपने जो बेस्ट फ्रेंड रहे हो बचपन से उनसे भी बात ना करे कि यार मैं थोड़ा बिजी हूँ भाई, यार थोड़ा सा अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा एक्चुअली। लेकिन ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो आपके साथ हमेशा खड़े हैं, तत्पर खड़े हैं। और कभी भी कितनी आगे बढ़ जाओ, लेकिन ये सोचो कि अभी हमने जीवन में कुछ किया ही नहीं। ज़मीन से जुड़े रहोगे, ज़मीन आसमान तक दिखाती रहेगी। अगर आप शुरुआत में आसमान पहुंच गए तो जरा सा धक्का मारेगी, वापस ज़मीन पे फेंक देगी, बेटा तुम अभी ज़मीन पे ही थे। तो इसलिए आसमान को यहीं से देखते चलो, धीरे धीरे करके आप ऊंची बढ़ते जाएंगे। ज़मीन पर रहोगे, ज़मीन जड़े ज़मीन में होनी चाहिए। ज़मीन से जुड़े आप डाउन टू अर्थ रहोगे, आपको म्यूज़िक और आगे ले जाएगा। आप अपने कार्य पे, अपने कर्म पे मेहनत करोगे। सारेगामापा के बाद आप सोच रहे होंगे कि मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, सिंगिंग के साथ साथ मेरा इंटरेस्ट, मैंने बताया ना, म्यूजिशियन भी रहा हूँ। आज मैं प्ले नहीं कर पा रहा किसी के साथ पीछे, लेकिन मैं आज भी वही काम करता हूँ, अपने घर में करता हूँ। मैं डेली कीबोर्ड बजाता हूँ। और मैंने एक लॉकडाउन के टाइम से मैंने बिना साउंड इंजीनियरिंग सीखे खुद अपने मन से एक कंप्यूटर पूरा सेटअप बनाया रिकॉर्डिंग का। मेरा एक मन था कि मैं सिंगर के साथ म्यूज़िक डायरेक्टर भी बनूँ, और मूवीज़ के लिए या वेब सीरीज़ के लिए मैं खुद एक म्यूज़िक प्रोग्रामिंग करूँ, अरेंजमेंट करूँ। ये सब मुझे कर्म है। आज मुझे यही तो कर्म करना है। अगर मैं ये सोचूं कि यार मैंने सारेगामापा विन कर लिया तो मैं तो अब फ्री हो गया, मुझे क्या मतलब लाख 1.5 लाख रुपए ऐसे ही मिल जाता है 1 घंटे का, तो क्या रखा दुनिया में। लेकिन मैंने ये सोचा कि पैसों के पीछे मत भागो, अपने कर्म के पीछे भागो, क्योंकि अभी आपको जीवन में आपने कुछ नहीं किया, अभी तो आपकी शुरुआत ही हो रही है। आपको दुनिया जान रही है, आपको ये मान लो आपको इतना आगे जाना है, इतना आगे जाना है, आप बढ़ते चलो, बस रहो वहीं और अपने कर्म पे इतने शिद्दत से मेहनत करो, आपका कर्म ही आपको आगे ले जाए। सही बात है, ये बहुत बढ़िया बात है सर। बहुत सारी सर युवा पीढ़ी आजकल बहुत अपने आप को अपडेटेड करना पसंद करती है, और हर लाइन में की तरह संगीत लाइन में भी सर डेली कुछ ना कुछ अपडेशंस आती हैं। और जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल आ रहा है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आजकल ऐसे आ गए हैं जो बोलना नहीं चाहिए, बट ऐसी आवाज़ वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, वॉइस क्रिएट कर देते हैं, जो जिन्होंने आप जैसे लोगों ने तप किया है, संगीत की तपस्या की है, और ऐसी पर्सनैलिटीज आज वो सॉफ्टवेयर में गाती हैं, और उनके आवाज को इस तरह दिखा दिया जाता है कि बहुत सुरीली आवाज है। ऑटो ट्यून कर देते हैं। ऑटो ट्यून पहले नहीं होता था। जी। अभी ये फ्यूचर्स अभी नए आए हैं, हम लोग भी कहीं भी गाते हैं, मैं खुद का भी बोलूँगा, वो आजकल एक जिम्मेदारी से हो गई है ऑटो ट्यून। आप कितना भी सुरीला गा लो, लेकिन एक सिंगर, पता है आजकल ये स्थिति हो गई उसकी, जैसे स्टूडियो में डब कर रहा हूँ, मैं तो डड़ेगम बोलने वाला आदमी हूँ, पीठ पीछे बोलने वाला मेरा काम ही नहीं है। मैं आपको शिद्दत वाली बात बता रहा हूँ, स्टूडियो में बंदा जाएगा, अगर जरा सा पिच उतर गया तो म्यूजिक डायरेक्टर उससे कुछ कहेगा, उससे पहले वो कह देता है भाई थोड़ा एडिट पर देख लेना इसको। अरे आप खुद इतने अच्छे सिंगर हो, आप अब वो ऑटो ट्यून ने क्या है आदत बिगाड़ दी। पिचिंग करेक्शन होता है जो ऑटो ट्यून, मैं खुद म्यूजिक लाइन में हूँ, तो मैं खुद का बता रहा हूँ कि आजकल बहुत कुछ सुधार हो जाता है, लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहिए।
अगर आप म्यूजिक में मेहनत कर रहे हो, आपकी सुरों की साधना कर रहे हो, तो आपको ऊपर ये इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए कि ऑटो ट्यून, पिचिंग, करेक्शन में। लेकिन ये आपका कहना सही है कि आजकल ये प्रणाली ऐसी बढ़ चुकी है कि अब मैं आपको वही कह रहा हूँ, ये जिम्मेदारी बढ़ गई है। सर जो आप लोग तो सर आपने सुरों को साधा हुआ है, तो आप लोग उसको करेंगे वैल्यू एडिशन के लिए करेंगे तो चलता है, पर जैसे आपने बताया कि जो बेसुरे होंगे या बेताले होंगे वो इसको क्रिएट करके अगर कर रहे हैं तो वो एक अच्छे सिंगर्स के लिए एक बहुत बड़ी शौक पूरा करने वाली बात है। बड़े शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता सर ये, लेकिन वो गायकी किस चीज़ की जो आप एक माइक पे गा रहे हो और वो निखर के उसको कंप्यूटर से सही करके बाहर गवाया जाए। अगर गायकी वो चीज़ होती है जो सामने बैठ के गाई जाए, वो बिना सुर लिए गाई जाए, उसमें आप अगर मैं इसको लाइव सिंगिंग कहूँगा सर। जो लाइव सिंगर होते हैं सर, उनको सुनने का सच में मजा आता है। सिंगर तो सिंगर होता है, सिंगर तो सिंगर होता है सर। वो उसका कोई वो नहीं है कि मतलब कि उसे पूरा माइक चाहिए, एक हारमोनियम चाहिए, एक सहारा चाहिए जिससे मैं और अच्छे निखर के दिखा सकूं। सिंगर तो आपको जैसे तुरंत बोल दिया, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जैसे आप पहुंच इतनी बढ़ गई है, आपको लोग जानते हैं, आपके कोई बहुत बड़ा फैन मिल गया, वो आपको बिना गाना सुने मानेगा ही नहीं। आप क्या उसके सामने ये करोगे कि मुझे थोड़ा सा भाई 1 मिनट का तानपुरा सुन लेंदे, थोड़ा सा रियाज कर लेंदे, फिर अलाप लगा के तो सुनाऊंगा। इतना वक्त वो नहीं जानता। तो आपका फैन अगर उसने कहा भाई थोड़ा सा गाना सुना दो, तो 2 लाइन ऐसा गा दो, वो आपका वही सुर आपके अंदर चलना चाहिए, वो सुर से आप उसको सुना दो, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और आपके लिए तो इतनी बड़ी बात होगी कि आपकी साधना इतनी मजबूत है, आपने खुद अंदर अंदर विजुअल कर लिया सुर कौन सा है और गाना कैसे गा प्रिपेयर कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है बहुत बड़ी बिल्कुल। शरद जी 2010 से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, जैसे आपने हमारे को बताया जी। उसके बाद लगातार आप इतने अच्छे अच्छे गाने गाते रहे हैं, कई रियलिटी शोज में भी आपने इतना बढ़िया परफॉर्म किया। थैंक यू सो मच सर। और उसके बाद मुंबई में कब से रह रहे हैं सर? उसके बाद आपका क्या मतलब क्या चल रहा है मुंबई में, और क्या किस तरह के प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं? मुंबई रहने का रीज़न मेरे बड़े भैया है। बड़े भैया से? हाँ, सारे गाँव पर ग्रैंड फिनाले हुआ था जी, तो मेरा पूरा परिवार आया हुआ था। तो उस समय क्या है, आजकल हमारे क्षेत्र में भी कुछ ऐसे लोग हैं, या यूपी में देख लीजिए आप, कहीं भी आप अगर अच्छे कलाकार बनना चाहते हैं, एक अच्छा अपना स्टैंडर्ड कायम करना चाहते हैं, तो बिना घर से बाहर निकले आप कुछ नहीं कर सकते। और मेरा एक फैमिली से क्या है, मैं घर का सबसे छोटा हूँ, तो मेरा एक लाडला वाला मैटर है घर में, मम्मी का सबका, और मम्मी पापा तो दूर रहा ही नहीं जाता। मैं हालांकि संघर्ष बहुत किया है, इधर उधर प्रोग्राम बहुत किए हैं, लेकिन कभी अलग रहूँगा, अकेला रहूँगा और आना जाना करूँगा, ये सब मेरे बस की बात नहीं थी। तो बड़े भैया ने कहा था मुझसे कि अगर देख अब तेरी स्थिति ये हो गई है, अब तुझे लोग जानने लगे हैं और तेरा एक स्टैंडर्ड है, तेरा अपना एक वो है, प्रोफाइल है, तू अपना एक मार्ग बना, मुंबई में शिफ्ट हो, वहाँ मेहनत कर, वहाँ स्ट्रगल कर, वहाँ अपनी लाइफ बना। मैंने कहा मुंबई तो मैं नहीं रह पाऊँगा, लेकिन आज उनके कहने से मैं मुंबई शिफ्ट हुआ हूँ। आज मुझे 3-4 साल हो गए हैं मुंबई रहने का। 2022 में आ गया था मैं, 22 पूरा रहा, 23 पूरा रहा, 24 में ये चल रहा है। 3 साल के लगभग मेरे हो गए हैं और मुझे इतनी सारी खुशियाँ मिल रही हैं। मुंबई में मेरे एक अपने लोग हैं, मेरा एक अपना मार्ग बन गया है, मेरे 2 स्टूडियो भी हैं मुंबई में, एक मीरा रोड पे है गोरेगांव ईस्ट में। तो आज ये 3-4 साल में ये हुआ है, तो आने वाले 30 साल में क्या क्या होगा, ये मेरे बड़े भैया की कृपा रही है और राम जी की, नाना जी का आशीर्वाद रहा है। तो अगर मैं मुंबई नहीं आता तो मैं मेरा मार्ग पूरा अपना ख़त्म कर लेता। तो मुंबई रहने का ये रीज़न रहा है। और एक्चुअली क्या ना, म्यूज़िक वर्क जो है ना, आपको आगे बढ़ना है तो आपको कर्म तो करना पड़ेगा, स्ट्रगल करे बगैर तो आपको मंजिल मिलती नहीं है। आज युवा पीढ़ी को मैं यही कहूँगा कि बस अपने कर्म पे शिद्दत से मेहनत करें और आपको डेफिनेटली आपको मुकाम मिलेगा। शरद जी अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होते? ये बड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए एक्चुअली। सिंगिंग सेकंड ओपिनियन रख रखा था कुछ? मैंने बिल्कुल सोच रखा था एक्चुअली। क्या है, मेरा जब संघर्ष चल रहा था उस दौरान में मैंने 2011 से कीबोर्ड बहुत प्ले किया है, बैक कीबोर्ड। मैं कई सिंगरों के साथ पीछे बैठ के बजाता था, जागरण करता था नवरात्रि में, ग्रुप की टी शर्ट पहनता था। मगर प्लानिंग शो की थी, टीवी शो की। ये तो मेरा एक कमाने का था कि चलो रोजगार आ रहा है, अपना खर्चा पानी चल रहा है। लेकिन मेरा कीबोर्ड में इतना नाम हो गया था अपने क्षेत्र में, मैं प्ले करता था कहीं भी तो लोग मिलने आते थे कि यार सर आपसे आपके प्ले करते हो, आप सिखाते हो क्या? वो क्योंकि मेरा हारमोनियम से उंगली तेज चलाने का वो सबको पसंद है ही, तो मैंने कीबोर्ड बहुत बजाया है। तो ये मैंने सोच रखा था यार मैं सिंगर अगर नहीं बन पाया तो कम से कम एक अच्छा कीबोर्ड और अच्छा प्रोग्रामर तो बनूंगा ही। तो वो भी मतलब संगीत से रिलेटेड ही था, मतलब संगीत से रिलेटेड उससे हाँ, वो मतलब वो प्लान बी और प्लान ए का आपका म्यूजिक से कनेक्टेड था। ये बहुत अच्छा लगा सर। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, ये मतलब बहुत सारे लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी होगी
कि सारे गामा में जो भी आपके साथ डुएट परफॉर्मेंस देता था, जो भी डुओ जो आपके साथ करता था, ये जो आपके साथ रुकता भी था, तो ऐसा मतलब ऐसे रूमर्स हो गए थे या मतलब ऐसा था कि वो एलिमिनेट हो जाता था? बड़ी तो समस्या इसका थी क्या गौरव रीजन सर था? ये बड़ी एक समस्या थी हमारे सारे गाँव शो में। आपने जी। तो सही बोला, कोई भी मेरे साथ गा दे, जी। ऐसा लगा था जैसे राजू, सबसे पहले राजू ने गाया तो राजू आउट हो गया, फरहान साबिर भी आउट हो गया, ये हमने दिल्ली के मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मेरे साथ डुएट गाया, तो ये दोनों ही आउट हो गए, बीच में मैं अकेला रह गया। ये मेरे रूम पार्टनर थे दोनों। उसके बाद फिर व्रत क्षत्रिय जी, दीपायन बैनर्जी, इतने अच्छे अच्छे सिंगर जो मेरे साथ डुएट गा ले। फिर हमारे सब कलाकारों में डर फैल गया कि यार साला इसके साथ गाओ, कहीं छुट्टी ना हो जाए, हमारे संघर्ष की वाट न लग जाए। तो मुझे क्या मालूम ऐसा, मैं तो कुछ कर नहीं रहा, लेकिन ऊपर हावी हो जाते थे क्या मालूम क्या होता था। वो फील आने लगा था उनको। और एक ने तो स्पष्ट बोल दिया, सर मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि आज मेरी छुट्टी होने वाली है। कहले क्यों साहब ऐसा क्या हुआ? कहने लगे शरद भाई के साथ कोई गाता है तो वो बसता है क्या, आउट हो जाता है। तो लेकिन ये फनी है, लेकिन वो योगी ऐसा बन गया है, कोई रूम में पार्टनर बन जाए तो उसका, तो लोग ये सोचते थे यार कि जादू टोना तो नहीं जानता यार ये इसके साथ जो गाएगा वो आउट हो जाएगा। और रही बात, मेरी पूरी जर्नी में कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, सब मुझे एक छोटे भाई जैसा, जो लड़कियां थी वो सब मुझे भाई जैसा। और हमारे शो में क्या है, म्यूजिक कोच हैं नीरज कालकर सर, मंगल सर, ये बच्चों की जिंदगी बना देते हैं बच्चों को, क्योंकि दुनिया में दिखता है कि हम अच्छा गा रहे हैं, लेकिन गवाने वाले वो हैं म्यूजिक कोच। उनका नाम लेने में कोई चूकूंगा नहीं मैं, क्योंकि बच्चों को जो प्रिपरेशन सिखाना, सब कुछ कराना और एक अपना फैमिली जैसा बनाना, ये बहुत बड़ी बात है उनके अंदर। और वो ऐसा सिखाते हैं कोई लाखों रुपए देकर भी नहीं सिखा सकता। और मेरी जिंदगी में तो खैर उनका वो जीवन भर नहीं रहूंगा उनका, नीरज कालकर सर का, कि उन्होंने मुझे वर्सेटाइलिंग बताया कि किस गाने में कैसे प्रवेश करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें ज़रूर होती हैं रियलिटी शो में। तो बहुत, मैं सबको लाडला था उस शो में, बहुत अच्छा लगा। शरद जी, सुना है शादी वादी का कुछ क्या चल रहा है, कुछ हुई अभी तक या रिसेंटली और ये चर्चा उस सारेगामा में थी। सारे वहाँ से गाँव चलती आ रही है। में ये सबसे ज़्यादा मेरा वायरल हुआ है कि मैं मेगा ऑडिशन में गया जी। तो मेडल लेके घर पहुंचा था, तो मैंने उसमें भी बोला टीवी पर, एक्चुअली मेरे पापा ने कहा कि यार तू भाई कैसा आदमी है, तेरे लिए हम लड़कियां ढूंढ रहे हैं और तू कैपरी टी शर्ट पहन के गा रहा है। पहले बताना चाहिए, कपड़े तो अच्छे पहनना चाहिए, लड़की देखेगी तो चड्डा टी शर्ट पहन के गा रहा है हमारा। तो जजेस ने कहा कि भाई शादी के लिए 23 साल की उम्र में कौन उतावला होता है। मैंने कहा मैं तो लेट हो गया भाई, हमारे घर में तो 4 साल पहले, 20 साल पहले, सब 20 साल में ही हो गई दोनों भाइयों की। तो ये सिलसिला चला, तो पब्लिक को बड़ा आनंद आया इसमें कि यार ये बंदा शादी के लिए बड़ा एक्साइटेड है। और लिटिल आप मानोगे नहीं, सारे गाँव पाके बाद 1.5 साल ही नहीं लगा, राम जी की कृपा से अभी 3 महीने पहले मेरी शादी हुई है। और मेरी वाइफ का नाम जो है ना वो है ख्याति। वाह। और सब लोग कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में तरक्की तो वैसे ही आ गई, हाँ। तुम्हारी ख्याति बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी प्रसाद मिला है मुझे ईश्वर की कृपा से। तो ये चेहरे पे आपके सर ग्लो नजर आ रहा है मैरिज वाला। एक्साइटमेंट था तो राम जी ने पूरा कर दिया। ये तो अच्छा परिवार वालों जीवन ने साथी देख ही लिया दे था कि ये शादी सर के नाम पे होना चाहिए। इवन सर जैसे एक क्वेश्चन है सर मेरा कि बहुत सारे सबके आइडल्स होते हैं और बहुत लोगों के आइडल हैं, शंकर महादेवन जी पद्मश्री हैं, और ऐसी उनके अंदर कला है कि सभी लोग वाह विभोर हो जाते हैं उनको सुनकर। तो सर शंकर महादेवन जी ने खुद आपको इतना अप्रिशिएट किया आपकी परफॉर्मेंसेस को, और आकर मैं अगर गलत नहीं हूं तो आपके मेडल स्पेशल वो लेकर आए थे। तो सर ये मतलब आपकी क्या फील थी उस टाइम? शंकर जी ना, शंकर जी का एक ऑरा है, जी जी इतने विद्वान पुरुष हैं वो, इतने बड़े गवैया हैं, बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है शायद म्यूजिक को पिया है इन्होंने। जी। वो वहां देखते हैं तो वहां सुर होता है, यहाँ देखते हैं वहां सुर, मतलब जिधर नजर मारे वहां सुर, ऐसे गवैया हैं वो। उनका एक ऐसा ऑरा है, सेट पे हमारे सारे में जब वो आते थे सब लोग खड़े होकर उनको प्रणाम करते थे। तो मैं तो उनको क्या बोलता था कि भोले बाबा आ गए हमारे, भोले बाबा। जी जी। और वैसे ही उनका नेचर है। और मुझे वो इतना सपोर्ट किए सारे को, सचिन वाल्मीकि जी, मैं हुआ या नीलांजना हुई, हम सबको तो एकदम बिल्कुल अपने बेटे जैसे मानते हैं। और रमता जोगी मैंने गाया था, उसमें वो परफॉर्मेंस से पहले ही मेरे ऐसा लगता था मुझे ये क्या हो रहा है, जैसे कोई लाइव शो एंजॉय नहीं करते खड़े होकर, वाह पूरा एंजॉय, वो पूरा मेरा गाना एंजॉय कर रहे थे खड़े क्या होकर। बात है सर हम भी मतलब साथ में। और हाँ सर हो जाए हो जाए, वही चीज हो जाए। ना जाने दिल विच की आया, एक पल में सदियां जी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं प्रेम दा प्याला पी आया, मैं जी आया। ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, जोगी जोगी
जोगी जोगी रमता जोगी ओए रमता जोगी मैं प्रेम दा प्याला पी आया एक पल में सदियां जी आया सारी मधुशाला पी आया एक पल में सदियां जी आया पी आया मैं प्रेम दा प्याला पी आया मैं जी आया। ये क्या बहुत बात है सुपर हिट सर। परफॉर्मेंस रहा वाह था भाई। और इस गाने में कुछ वेरिएशन यूनिक लग गए थे जो प्रैक्टिस में नहीं थे। तो शंकर जी स्टेज पे आ गए और डंका उठा के कहला ऐसे कहते हैं परफॉर्मेंस और मैं कह रहा ये क्या हो रहा है, भगवान है और इतनी बड़ी शख्सियत अगर स्टेज पे आके ऊधम मचा दे के शरारत कमाल कर दिया और मेरे कान में बोले कि ले तू बहुत खतरनाक है। तो मैं सुन के एकदम दंग हो गया था, मैं उनके पैरों में गिर गया था। तो वो शंकर जी जैसा इंसान भी नहीं। बिल्कुल सर आप डिजर्व भी वो करते हैं। बिल्कुल। और एक शो में सर हमने आपकी एक पर्सनल ट्यूनिंग हिमेश रेशमिया जी के साथ भी ओए देखी। होए जी, होए। जी। हिमेश जी के बारे में क्या ही कहूँ। हिमेश जी एक युवाओं के लिए और अच्छे सिंगर्स के लिए जितने सपोर्टर वो हैं शायद मुंबई में और डायरेक्टर्स वगैरह इतना सपोर्ट नहीं करते हैं जितना वो करते हैं। जी जी हिमेश जी एक प्लेटफॉर्म देते हैं। जी। उनका खुद का एक अपना चैनल है, खुद की कंपनी है, म्यूजिक कंपनी है जिसका एक मैं भी हिस्सा जी, हूँ। जी। हर महीने मुझे 2 गाने उनके पापा आदरणीय रिस्पेक्टेड विपिन रेशमिया सर वो हुए और हमारे आदरणीय हिमेश रेशमिया सर जी ये बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। जी, जी। और अपना मानते हैं मुझे। वैष्णो देवी के शो में भी गवाए, अपने साथ इवेंट पे भी गवाए और स्टूडियो बुलाते रहते हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने। एक गाना हमारा काफी मशहूर हुआ था जो एक दिन में 6 लाख क्रॉस हो गया था जी। और वो है गजल। मैं पहला रिकॉर्ड बता सकता हूँ कि एचआर सर की जो पहली गजल है वो मैंने गाई है और ये अरे जिंदगी भर वाह। चलेगा सिलसिला कि एचआर सर ने कोई गजल गवाई है तो वो मुझसे गवाई है। क्या बात है। हम हो आपसे जाएगी। गुजारिश करेंगे। वो बहुत पसंद किया पब्लिक ने। दिल में है मेरे हर पल हमेशा तेरी ही मौजूदगी बिन अब तुम्हारे गुजारा नहीं तुमसे मेरी जिंदगी दिल में है मेरे हर पल हमेशा तेरी ही मौजूदगी। वाह भाई। ये गाना बड़ा हिट हुआ था और एचआर सर बहुत सपोर्टर इंसान है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी कभी जीवन में अगर अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर बना तो मैं भी ऐसे युवाओं को सपोर्ट करूंगा जो एक प्लेटफॉर्म पा सके और बहुत अच्छा मुकाम ला सके। जी 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 जी। शरद जी इतना मोटिवेट कर दिया, इतना प्यार, सच में इतनी अच्छी आवाज आप सबका प्यार ये सब बुलवाता गया। और आज सच में मजा आ गया इस एपिसोड को करके। और वाइंड अप करने से पहले आप जय श्री राम के जय जय श्री राम। एक श्री राम जी का एक भजन हो जाए सर। देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल भी ऐसा इसको पॉडकास्ट को हमारे वाइंड अप करने का मन नहीं कर रहा है। इतना संगीत में आपने वातावरण बना दिया। थैंक यू आपकी जो मेमोरीज सारेगामा में रही, आपकी जर्नी में रही। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी दर्शकों को, स्पेशली जो संगीत फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनसे आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। कोशिश। और हमारे देसी टॉक चैनल में सर आप आए तो देसी टॉक चैनल की आपको हमारी ये मुहिम कैसे लगी सर, आप इसके साथ? मैं सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि देसी टॉक चैनल्स को आप सभी यूट्यूब पर जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे प्यारे प्यारे सिंगर्स के मोटिवेशंस, जो उनका एक्सपीरियंस, उनका लाइफ का संघर्ष ज़रूर सुने और अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं आदरणीय हमारे रिस्पेक्टेड कुलदीप पांजी सर का और अपने गौरव सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि मेरे बड़े भाई हैं और मुझे बहुत स्नेह करते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस चैनल को लेकर, देसी टॉक को, और आप सबसे विनती है कि आप इस चैनल को बहुत सारा प्यार दें, सपोर्ट करें और ऐसे सिंगर्स के एक्सपीरियंस, संघर्ष को सुनते रहें और आप अपने जीवन में सफल बनाएं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू शरद जी, जो आपने इतना समय दिया और हमारे को और हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।